हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। तो आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स को डिस्कस कर लिया है और आज हम जो बचे हुए लेवल्स हैं उसको हम आज कंप्लीट करेंगे और आज ये टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड होगा। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी आप अच्छे से समझ जाएंगे। आई होप आपको पहला लेक्चर भी और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स को जाके एक बार विज़िट कर लीजिए और वहाँ से देख लीजिए और आगे कंटिन्यू रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, इसके रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को। हमने पहले भी मेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया है, तो एक जस्ट क्विक रिवीजन देख लेते हैं कौन कौन से लेवल्स हैं। इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। हमने इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी और आज हम बायोम एंड बायोस्फीयर डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने नोट्स को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बायोम, बायोम क्या होता है? हमने पहले भी क्लासेस में देखा, इंडिविजुअल से क्या बना, कम्युनिटी बना, कम्युनिटी से क्या बना, इंडिविजुअल से क्या बना, पॉपुलेशन बना, पॉपुलेशन से क्या, कम्युनिटी, कम्युनिटी देन इकोसिस्टम, देन बायोम एंड देन बायोस्फीयर। ये सब क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना हुआ है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये गया है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इंडिविजुअल होती है, क्योंकि ये एक होता है और जब ये सब जुड़ के क्या बनते हैं, फिर बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बायोम क्या होता है। The terrestrial part of the biosphere is divisible into enormous regions called biomes, which are characterized by climate, vegetation, animal life and general soil type. इसको कैसे डिफाइन करेंगे? No two biomes are alike. दो बायोम्स हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, The climate determines the boundaries of a biome. क्लाइमेट क्या होगा, उसकी बाउंड्रीज को डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा ये हम आगे देखते हैं, समझेंगे। थोड़ा सा हिंदी में भी सबको दिखा दिया जाए, इसके बारे में बता दिया जाए तो समझने में आसानी हो। जीवमंडल का स्थलीय भाग बायोम नामक विशाल क्षेत्रों में विभाजित है, जो कि जलवायु अर्थात क्लाइमेट, वनस्पति वेजिटेशन, पशु जीवन अर्थात एनिमल लाइफ और सामान्य मिट्टी के प्रकार की विशेषता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से किसका पता चलता है, बायोम का। वो विशेषता के आधार पर बायोम का निर्माण होगा। कोई भी दो बायोम एक जैसे नहीं होते हैं। बायोम कैसे होंगे, वो स्पीसीज पे डिपेंड करेंगे, एक क्षेत्र पे डिपेंड करेंगे कि वो कहाँ पे हैं और वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मिट्टी कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। इस चीज़ों पे क्या होगा, बायोम का प्रकृति जो है वो निर्भर करेगा। इन चीज़ों के कारण ही कोई बायोम वहाँ पे निर्माण होगा, उस निर्मित होगा और वैसा ही वो कार्य करेगा। जलवायु एक बायोम की सीमाओं को निर्धारित करती है। जलवायु का काम क्या है, वो बायोम की सीमाएं निर्धारित करेगी। कैसे निर्धारित करेगी ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो हमने देखा वर्ड क्लाइमेट, क्लाइमेट अर्थात जलवायु, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ। आप अपने भारत को ही देख लिए, इंडिया को ही देख लिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे आपको जगह दिखाई देंगे, बहुत सारे राज्य हैं यहाँ पे। उन राज्यों से मिलकर हमारा भारत बना हुआ है। उन राज्यों में भी जब आप देखेंगे तो वो अलग अलग विशेषताओं से भरे हुए हैं। जैसे कि आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं तो नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में यहाँ पे कोल्ड है, बहुत ठंडी लगती है। यहाँ पे क्या है, कश्मीर है, हिमाचल है, पंजाब है, दिल्ली के आसपास के एरिया है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हिमालय है, क्या है, हिमालय रीजन है, इसलिए यहाँ पे क्या ठंडी बहुत
ज़्यादा है। जैसे ही हम साउथ की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, जलवायु परिवर्तित होने लगता है। क्यों? क्योंकि इधर जो है यहाँ से टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ते जाता है। यहाँ बहुत ठंडा है तो यहाँ बहुत गर्मी है। क्यों गर्मी है? क्योंकि यहाँ का वातावरण अलग है। यहाँ पे 2 घाट हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट बने हुए हैं। इसके आगे क्या है, समुद्र है। तो उन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है किसी भी क्षेत्र पे, और उन्हीं चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, बायोम बनता है। कि एक निश्चित जगह का, एक स्पेशल जगह का, कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ का क्लाइमेट, टेम्परेचर क्या करेगा, क्लाइमेट को भी प्रभावित करेगा, जलवायु को प्रभावित करेगा। कि वहाँ बारिश होगी या नहीं होगी, कितने समय बारिश होगी, धूप कब आएगी नहीं आएगी, ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि हर जगह हम देखते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में आपने सुना होगा, कई जगह महीनों तक धूप नहीं निकलती है, वहाँ पे सन नहीं दिखाई देता है। वैसे ही कई जगह होती हैं जहाँ पे आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो वहाँ पे रहना, सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है बायोम पे। वेजिटेशन, पेड़ पौधे कैसे होते हैं, पेड़ पौधे क्या, पर्टिकुलर जगह पे आपको एक तरीके के पेड़ पौधे दिखाई देंगे। जैसे आप साउथ में देखते हैं, साउथ में क्या होती हैं, नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। वहाँ पे कोकोनट के, पाम के, कोकोनट हुआ, पाम हुआ, ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको दिखाई देंगी। अब वैसे ही जब आप ठंडे क्षेत्र की बात करोगे, कोल्ड की बात करोगे, वहाँ पे क्या आपको एप्पल दिखाई देगा। ये कहाँ का फ्रूट है, ये ठंडे जगह पे पाया जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या होगी, चेरीज दिखाई देंगी, आपको यहाँ पे केसर दिखाई देगा। इन सब चीज़ों का फ़र्क कैसे पड़ेगा, ये उनके वेजिटेशन के फ़र्क पड़ेगा। अब आप देखेंगे तो कैक्टस कहाँ मिलता है आपको, कैक्टस कहाँ, कैक्टस के पौधे जो इस टाइप के पानी को धारण करने की क्षमता जिन पौधों में होती है, वो कहाँ होते हैं, ये होते हैं रेगिस्तान पे, मरुस्थल पे, अर्थात जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, धूप बहुत पड़ता है, उन चीज़ों पे क्या होती है, इसका फ़र्क पड़ रहा है, वो अलग बायोम का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से कोई भी एक, यहाँ पे क्या हमने पढ़ा कि 2 बायोम जो है एक से समान नहीं होते हैं। तो वही चीज़ है, नो 2 बायोम्स आर अलाइक। आपको समझ में आ गया होगा इन चीज़ों से। ठीक है, जलवायु की सीमाओं को कैसे निर्धारित करती है, ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि जलवायु निर्भर करती है वहाँ के वनस्पति पे। अब जैसा वनस्पति होगा वैसा ही वहाँ का जलवायु भी होगा। ये सब एक दूसरे से वाइस वर्सा हैं। ठीक है, एनिमल लाइफ, वहाँ के लोग, वहाँ के जो जानवर होंगे, वहाँ की प्रजाति जो होगी, वो भी उसी तरीके की होगी जो वहाँ पे सरवाइव कर पाए, उस टेम्परेचर पे, उस पानी पे, वहाँ की हवा पे। उनका जब सर्वाइवल होगा तभी तो वो वहाँ पे पाए जाएंगे। जैसे अगर आप हाथी को किसी पहाड़ी इलाके पे छोड़ देंगे तो क्या वो वहाँ पे अच्छे से रह पाएगा, उसको वहाँ पे क्या प्रॉपर खाना मिल जाएगा, उसको वहाँ पे चलने में आसानी होगी क्या, नहीं। उसको क्या चाहिए, तरीके से उसको खुला जगह चाहिए, उसको एंड जनरल पहाड़ी इलाकों के लिए वो नहीं बना हुआ है। ठीक है, बायोम का टाइप निर्भर करेगा, वहाँ की स्पीसीज निर्भर करेंगी, वहाँ के पेड़ पौधे सब चीज़ क्या होंगे, एक निश्चित एरिया पे फैले होंगे और उसका पर्टिकुलर बायोम कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को बायोम क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेम ऑफ सम बायोम्स। यहाँ पे हम इसके फुल डिस्कशन पे नहीं जा रहे हैं, आप अभी सिर्फ नाम देख लीजिए। जब हम इसमें और अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो डिटेल पे जाएंगे। ठीक है, आप अभी सिर्फ नाम देख लीजिए। टुंड्रा क्षेत्र होते हैं, ये सब क्या है, बायोम है। टैगा, डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सवाना, ग्रासलैंड, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। हिंदी में देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा जाता है। टुंड्रा, टैगा, आप इन्हें हिंदी में ही याद करें तो ज़्यादा सही होगा क्योंकि ये सिंपल वर्ड्स हैं। रेगिस्तान होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। सवाना होते हैं, सवाना क्या है, घास का मैदान है, लेकिन वो एक विशेष क्षेत्र पे उसे सवाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी घास के मैदान है। और ग्रासलैंड तो ग्रासलैंड है ही। ठीक है, बस, लेकिन घास का क्या होंगे, प्रकार बदल जाएंगे, उसकी जो प्रकृति है वो बदल जाएगी, उसके क्षेत्र बदल जाएंगे। तो सवाना घास के मैदान अलग होते हैं और घास का मैदान अलग होगा। ठीक है, शीतोष्ण पर्णपाती वन, पर्णपाती से आपको समझ में आ रहा है कि पर्णपाती मतलब उसके पत्ते झड़ेंगे एक सीजन पे। क्या होते हैं, शीतोष्ण है, क्योंकि यहाँ पे शीत भी है और उष्मा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ नाम तक रहिए,
आपको डिटेल डिस्कशन आपके सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बायोस्फीयर, अब हम बायोम तो हमने देख लिया, अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, बायोम बायोम के बाद बायोस्फीयर होता है। सब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ा लेवल है वो क्या है, बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर इज पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, ऐसा क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाएगा। Biosphere represents a highly integrated and interacting zone comprising of atmosphere like air, hydrosphere like water, and lithosphere like land. जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन हो सकता है, जैसा हमने देखा, और इसमें क्या क्या होंगे, वायु होगा, जल होगा और भूमि होगा। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। और इसमें जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, युक्त एक अत्यधिक एकीकृत और अंतःक्रियात्मक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। और इसको अच्छे से समझेंगे, चलिए आगे देख लेते हैं। पहले यहाँ हमने पढ़ा एयर, वाटर एंड अर्थ, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। इसमें जो भी चीज़ें पाई जाएंगी, चाहे वो कोई भी हो, छोटा से छोटा माइक्रोब से लेकर बड़ा से बड़ा कोई भी मैमल हो, एनिमल हो, वो भी चीज़ें उसमें बायोस्फीयर में आएंगी। जैसे हमने यहाँ देखा कि एयर भी इम्पॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम उसमें से सांस लेते हैं, हमारा ब्रीदिंग ब्रीथ आउट क्या होगा, इसी के थ्रू होगा, तो हमारे लिए एयर इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोस्फीयर, पानी इम्पॉर्टेंट है, तो पानी में रहने वाले जीव जंतु भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हैं। लिथोस्फीयर, ये तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, हम कहाँ चलेंगे, हम पानी पे हमेशा तो ऑल टाइम रह नहीं सकते, क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर उस टाइप का बना नहीं है। तो हम कहाँ रहते हैं, लिथोस्फीयर मतलब अर्थ पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। तो यहाँ पे लैंड पे सिर्फ हम ही नहीं रहते हैं, ह्यूमन्स ही नहीं रहते हैं, क्योंकि है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु प्राणी जगत है, अलग अलग स्पीसीज है, सब पाई जाती हैं। तो इसी को यहाँ पे कंप्लीट क्या कहा जाता है, जब सबको मिला दिया जाए तो उसे बायोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। इट इज अ नैरो लेयर अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। If you visualize the earth to be size of an apple, the biosphere would be as thick as its skin. इसको और अच्छे से समझेंगे। The energy required for the life within the biosphere comes from the sun. यह पृथ्वी की सतह के चारों ओर एक सकरी परत होती है। सकरी परत मतलब बहुत ही थिन लेयर होती है, बहुत, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि एक एप्पल के छिलके के, सेब के छिलके के समान इसकी एक परत को आप इमेजिन करो, उसे समझने की कोशिश करो कि कितना महीन ये होता है। यदि आप पृथ्वी को एक सेब के आकार में कल्पना करते हैं, तो जीवमंडल उसकी त्वचा जितना मोटा होता है। जीवमंडल के भीतर जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य से आती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमने यहाँ पे जस्ट लास्ट स्लाइड में देखा था कि उसमें क्या क्या था, एयर था, एयर, वाटर एंड अर्थ, और लैंड कह सकते हैं इसको, है ना। तो इन चीज़ों से मिलकर जब बायोस्फीयर बनता है तो वो क्या होता है, एक बहुत ही लेयर होता है। हम चलो आपको प्रीवियस स्लाइड थोड़ा दिखाई दिया जाए। यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है, तो समझो ये एक लेयर है, सेब का लेयर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक बायोस्फीयर को बांध के रखने का काम करता है। कैसे बांध के रखने का काम करेगा, यहाँ पे तो आपको एक सर्कल के थ्रू इसको बस रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आप अर्थ को इमेजिन करें, अगर ये अर्थ है तो अर्थ के सराउंड्स आपने बहुत सारे स्फीयर पढ़े होंगे, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो सबसे वो सब चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे एयर के थ्रू लेवल्स को डिफाइन करती हैं, एयर का लेवल, टेम्परेचर का लेवल को यहाँ पे डिफाइन करती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जब सबसे आउटर मोस्ट जो लेवल होता है उसके बाद क्या होती है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे कोई चीज़ वहाँ पे हम जब फेंक दें तो वो वापस नहीं आएगी, वहाँ पे ग्रेविटी ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ें आपने बेसिक चीज़ें तो पढ़ी ही होंगी अपने क्लास में,
ठीक है, 10th-12th तक जो भी चीज़ें आपने पढ़ी उसमें पढ़ी, ग्रेविटी जो है बहुत मैटर करती है। तो अर्थ की ग्रेविटी भी क्या होगी, एक पर्टिकुलर लिमिट तक होगी, तो वहाँ तक आपका बायोस्फीयर कहलाएगा। ठीक है, बायोस्फीयर के बाहर जो चीज़ें होंगी वो नहीं आएंगी, वो बायोस्फीयर के बाहर चली जाएंगी। तो अर्थ के बाहर जो चली गई वो चीज़ें बायोस्फीयर में इंक्लूड नहीं होंगी, हमारे अर्थ के आसपास जो है वही होगा। हमें ऐसा लगता है कि बहुत ऊंचाई तक है, बट वो बहुत ही महीन परत होती है। अगर हम उसे बहुत यूनिवर्स के नज़रिए से देखें तो बहुत छोटा सा परत होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम अर्थ के से ऊपर जाते जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो ठंडा होते जाता है। टेम्परेचर होता है क्या होता है, ठंडा होते जाता है, कोल्ड होने लगता है। वहाँ पे क्या होता है, कोल्ड होने लगता है, सांस नहीं ले पाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब भी कोई पहाड़ पर चढ़ता है, माउंटेन्स रेंज पर चढ़ते हैं, तो जब वो नीचे होते हैं तो उनको सांस लेने में उतनी दिक्कत नहीं होती, पर जब धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं वो सांस लेने में उनको तकलीफ होने लगती है, उनका जो टेम्परेचर बहुत डाउन होने लगता है, आसपास बहुत ठंडी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वही चीज़ें यहाँ भी फॉलो होंगी। अर्थ से जब हम हाइट पर जाते जाते हैं तो एटमॉस्फेयर एयर जो है वो ख़त्म होने लगता है, और एक सीमा के बाद, उसकी ग्रेविटी के बाद वहाँ पे हमें एयर नहीं मिलेगा, इवन कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं बायोस्फीयर को डिफाइन करने के लिए। और जैसे ही हम यहाँ पे आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रहते हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सर्वाइव कर लेते हैं। बट हम अगर जैसे भी हम अपना कंफर्ट लेवल छोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जा रहे हैं, मतलब हमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपने सर्वाइवल के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, बायोस्फीयर के अंदर आएंगी। हमने यहाँ पे देखा जीवमंडल के भीतर जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य से आती है। हमें कहाँ से एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी मिलती है। तो सन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना बहुत सी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो सन रेज जो है, सनलाइट जो है, बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब तो जब हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ेंगे तो इस सनलाइट का, सन रेज का, सोलर एनर्जी के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। और बायोस्फीयर में इसका रोल तो वैसे भी सबसे इम्पॉर्टेंट होता ही है। अगर 4 दिन धूप ना निकले तो आप कैसे लगते हैं, बहुत ठंडी हो जाती है ना। और चीज़ें क्या होंगी, आसपास चीज़ें जो है वो ख़राब होने लगेंगे। अगर धूप नहीं मिलेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बढ़ने लग जाएंगे, कीड़े मकोड़े जो हैं आपके आसपास ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि सन रेज क्या करती हैं, उन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करती है, तो ताकि हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएँ। लेकिन अगर सन नहीं आएगा तो भी चीज़ें किस तरह से होती हैं आपको पता होगा, आपने अपने दैनिक जीवन में इसका अनुभव ज़रूर किया होगा। उन सब चीज़ों को जब भी आप कहीं पे एक्सप्लेन करते हैं तो उन चीज़ों को भी लिखा कीजिए, ताकि आप अच्छे से और इसको डिफाइन कर पाएँ। ठीक है, बायोस्फीयर के बारे में कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। द सेम केमिकल्स आर रिसाइकल्ड ओवर एंड ओवर अगेन फॉर लाइफ टू कंटिन्यू। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको देखेंगे थ्रू आउट द बायोस्फीयर। क्या पोषक तत्व कौन कौन से होने चाहिए, आवश्यक पोषक तत्व कहाँ, हवा, पानी और मिट्टी से आते हैं। जीवन को जारी रखने के लिए रसायनों का पुनर्नवीनीकरण, रसायनों का पुनर्नवीनीकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे होता है वो भी देखेंगे। जीवित जीव पूरे जीवमंडल में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। इन चीज़ों को आपको की पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, नेसेसरी न्यूट्रिएंट एयर, वाटर एंड सॉइल से आएंगे। जब भी आप छोटा सा पौधा लगाते हैं तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसको आप कहाँ लगाएंगे, गमले पे लगाएंगे या नीचे ज़मीन पे मिट्टी में लगाएंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। वो कैसे होगी, उसके लिए हवा भी चाहिए। उसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों का छोटा सा एक एग्जाम्पल है आपका प्लांटेशन। तो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिले, उसको सॉइल से मिले। उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी के लेने के बाद उसने क्या किया, ब्रीद इन ब्रीद आउट किया। तो हमें उसके लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब इसी के थ्रू क्या होता है, रिसाइकलिंग भी होती है।
जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो है वो पेड़ में आ गए, पेड़ पौधे में आ गए, मतलब वो एडिबल प्लांट्स अगर हैं तो हम उन्हें उसको कंज्यूम किया, हम क्या है, कंज्यूमर हैं, हमने प्लांट्स लिया, किसी भी रूप में हमने प्लांट्स लिया, तो उस वो क्या हो गया, हमारी बॉडी पे आया, हमारी बॉडी के आने के बाद वो क्या हो गया, फिर से उसका फॉर्म चेंज हो गया, हमने एनर्जी, हमने काम किया, हमने कुछ एनर्जी रिलीज की अपनी बॉडी से, तो वो फिर क्या हो गया, फिर से इन्वायरमेंट में चेंज हो गया, फिर से चला गया। जैसे कुछ प्लांट्स हैं तो प्लांट्स क्या हो गया, सड़ गल गए, कंपोस्ट खाद जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, फिर से मिट्टी पे ही मिल जाते हैं, और मिट्टी से वो क्या होते हैं, फिर से उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें सॉइल में चले जाते हैं। इस तरीके से वो क्या होगा, अगेन प्लांट्स में रिकवर करेगा, प्लांट्स में जाएगा। तो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है वो हमेशा चलती रहेगी इसी तरह का केमिकल्स। अब ये क्या लिखा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बायोस्फीयर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवित जीव या जीवित जीव के जगह यहाँ पे जैविक घटक जो होते हैं, ठीक है, जो जैविक घटक होते हैं वो जीवमंडल में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। ये हमने पहले ही स्लाइड में देखा था, समझा था कि हर जगह समान नहीं होती है, हर जगह एक जैसी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। अगर आपको सिर्फ खाने के लिए कोई फ्रूट ही हमेशा दिया जाए, एक ही फ्रूट दिया जाए कि नहीं आपको पूरे लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब में क्या खाना, एक ही चीज़ खाना है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। क्यों? आपको क्या चाहिए, दूसरी चीज़ें चाहिए, नए नए टेस्ट चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए, तो उन चीज़ों का आप पूरा यूटिलाइज करना चाहोगे। तो उसी तरीके से बायोस्फीयर भी हमारा अलग अलग चीज़ों, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग स्पीसीज़ को हमें प्रोवाइड कराता है। जैसा कि हमने अपने भारत में ही देखा कि भारत में आपको समुद्र मरीन लाइफ भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको हिमालयन रीजन भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको और क्या बच गया, हाँ, प्लेट्यू भी देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, बहुत इसको वैरायटी लाएंगी, किसमें, एक जगह बायोस्फीयर में वैरायटी लाएंगे। ये तो हुई हमारे इंडिया की बात। आप दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे, जैसे चाइना है, रशिया, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, यूएई में जाए तो वहाँ पे आपको क्या डेजर्ट दिखाई देगा। इधर जो भी है इलाके हैं, एशिया में ही आप देख सकते हैं कि एशिया में ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया में भी बहुत डिफरेंसेस हैं। तो इस तरीके से बायोस्फीयर क्या होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्पीसीज़ के रूप में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रूप में वो डिवाइडेड है। एक जगह पे एक ही तरीके की चीज़ें दिखाई देंगी, हर जगह पे सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया बायोस्फीयर। अब हम छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए आए हैं। हमने बायोस्फीयर तो पढ़ लिया, अब उसके लिए आपको एक, इसमें डेल्टा और एस्चुरी जो होती हैं वो क्या होती हैं, डेल्टा और एस्चुरी क्या होती हैं और ये कहाँ पाई जाती हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, समझिए और रिसर्च कीजिए और जानिए कि ये क्या होता है। मैं आपको हिंट देती हूँ कि डेल्टा कहाँ हो जाता है, नदी के आसपास की जगहों पे डेल्टा और एस्चुरी पाए जाते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं और उनका काम क्या होता है, वहाँ पे कौन सी चीज़ें, कौन सा बायोम होगा, वहाँ पे किस तरीके का वहाँ पे इन्वायरमेंट होगा, वो आप इसको थोड़ा सर्च कीजिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। इस छोटे छोटे कीवर्ड्स के थ्रू हम अलग अलग टॉपिक्स को लेते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। Happy learning, stay focused and connected via our YouTube channel Dhairya Classes. Subscribe this channel for more updates.